आई एम श्योर लंदन वाली इकरा ऐसी तो नहीं होगी। हाँ, कुछ तो बदलाव है। और स्कूल टाइम में फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? SST। कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, कॉलेज बंक सब करते हैं। हम लोग सब प्लान करते थे कि हम एक मास बंक करेंगे। आपके फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है? किसके नहीं है, सभी के। और आपका सबसे पसंदीदा खाना, भोजन, व्यंजन वो क्या है? हमारे समाज में ना 25-26 साल जैसे क्रॉस करती है ना लड़कियां, तो पड़ोस वाली आंटी और दूर की बुआ और चाची वो पूछने लगती है भाई शादी कब होगी? तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे। अच्छा, तो क्या ख्याल है? नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टर्म है, तो उनके काम के आधार पर उन्हें चुना गया तीसरी बार फिर से। जिस तरफ समाज हमारा देश जा रहा है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि देश में इतनी नफरत फैला दे, इतना विभाजन पैदा कर दें कि आपको काम की मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप बीजेपी में भी जा सकती हैं, बहुत न्यूज़पेपर ने और सब ने ये बातें छापी थी। आपको लगता है कि हमारा देश उस तर्ज पर है जहाँ मुसलमान कह देगा ये मेरी संपत्ति और उसको मिल जाएगी? वो भी यही कह रहे हैं कि हम किसी भी मस्जिद पर हाथ रख देंगे तो वो मंदिर नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मस्जिद के नीचे आपको मंदिर मिल गया, ठीक है, मंदिर के नीचे आपको बौद्ध मंदिर मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे? मैं बुलडोजर एक्शन के ऊपर भी आपका रिएक्शन चाहूँगी। भाजपा ने समाज में इस कदर जहर घोल दिया है कि अब लोग एक दृष्टि से देखना पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से जब 3 तलाक खत्म किया जाता है देश से, तो लंदन रिटर्न इकरा के दिल में और दिमाग में क्या चलता है? मुझे लगता है कि वो सिर्फ इस मंशा से किया गया कि एक समुदाय के मर्दों को जेल में भरा जाए। अखिलेश यादव, मुझे लगता है वो हमारे देश की राजनीति में सबसे बड़े दिल वाले नेता हैं। अमित शाह जी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो जिसका इंतज़ार था ये वो शहर तो नहीं। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज टेक ऑफ विद एसकेटी में मेरे साथ हैं युवा सांसद, युवा नेता। और यकीन मानिए जब मैं युवा नेता कह रही हूं तो वो वाकई युवा हैं, क्योंकि हमारे देश में आज से नहीं अनादि काल से ये प्रचलन रहा है कि नेताओं को हम 50 साल की उम्र में भी युवा कहते हैं। कोई इनकी सादगी का फैन है, कोई इनकी हाजिर जवाबी को बड़ा एडमायर करता है, किसी को भविष्य की ये बहुत उम्दा नेता मालूम पड़ती हैं। तो चलिए मिलकर के स्वागत करते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी हो चुकी है। फटाफट से बोर्डिंग पास देते हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी नेता, सांसद इकरा हसन चौधरी जी। इकरा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बोर्डिंग पास सबसे पहले तो हमारा आप एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, थैंक यू। मैं व्यूवर्स को बताऊं कि हम इकरा जी का बहुत दिन से पॉडकास्ट ट्राई कर रहे थे। लगभग 2 महीने से हमारी इनफैक्ट बात भी हो रही थी, लेकिन बहुत से जेन्युइन रीजंस की वजह से हमारा पॉडकास्ट नहीं हो पाया। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इकरा जी कि मैं आपका पहला पॉडकास्ट कर पा रही हूँ। और बीते 2 महीने में मैंने बहुत कुछ आपके बारे में ढूंढने की कोशिश की, पर्सनल लाइफ के बारे में कि इकरा कैसी है, बचपन उनका कैसे गुजरा, पर बहुत कुछ मिला नहीं मुझे। तो आज हम पॉडकास्ट की शुरुआत, ऑब्वियसली आप सांसद हैं, अब नेता बन चुकी हैं, तो हम पॉलिटिकल लाइफ और आपके व्यूज़ को जानेंगे, लेकिन पर्सनल इकरा कैसी है वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बचपन के साथ शुरुआत करें। पढ़ाई आपकी दिल्ली में हुई है? जी। हाँ। मैं 5 साल की उम्र से हॉस्टल में थी दिल्ली में। हाँ। क्वीन मैरी स्कूल गर्ल्स हॉस्टल। तो वहाँ मैंने क्लास 1 से 12 तक सेम स्कूल में, सेम हॉस्टल में मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स में लेडी श्री राम कॉलेज DU से। उसके बाद मैंने 3 ईयर लॉ किया है फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो लगभग पूरी उम्र मेरी दिल्ली में बीती है। और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए लंदन गई थी, सोआस में। वहाँ से मैंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया है। और मेरा आगे PhD का इरादा था, मन था एकेडमिक्स में जाने का, लेकिन कोविड आ गया था उस दौरान, तो मुझे वापस आना पड़ा। और वापस आने के एकदम बाद मेरे भाई पे, मेरी मदर पे मुकदमे लगा दिए गए थे झूठे।
तो उस दौरान फिर मुझे सब छोड़कर घर पर ही रहना पड़ा एंड दैट्स हाउ माय जर्नी बिगैन। अब ये तो उतनी बातें जितनी सोशल मीडिया पे और जितनी गूगल पे अवेलेबल जी, हैं। जी। मुझे आप ये बताइए, 5 साल की उम्र में आपने कहा कि आप दिल्ली आ गई और आप हॉस्टल में रहने लगी। जी। तो बॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है जो बच्चा बड़ा परेशान करता है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उसको ऐसे माँ बाप हॉस्टल में इतनी छोटी उम्र में डाल देते हैं। तो ऐसा था क्या? नहीं, मैं बहुत ज़हीन बच्ची थी। मैं काफ़ी पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान बचपन से था। ज़्यादातर आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो पढ़ाई में भी स्पोर्ट्स में भी। लेकिन हमारे एरिया में, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, तो घर पर बहुत हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता था और बिल्कुल मेरे घर में कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन नहीं था। इट्स एन ओपन हाउस फॉर पब्लिक, ऐसा हमेशा से रहा है। तो मेरी मदर का जो मन बना था हमें हॉस्टल में भेजने का, वो ऐसे कि कभी भी वहाँ स्कूल की छुट्टी करवा दी जाती थी। कोई मेहमान आए हैं तो घर वालों ने, दादाजी ने, पापा ने कह दिया कि आज मेहमान आया है, छुट्टी कर लें। तो इस तरीके से पढ़ाई पर बड़ा नुकसान होता था, ऐसा मेरी मदर को लगता था। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई को लेकर, तो उन्होंने इस वजह से हमें भेजा था कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। रोज़ाना घर में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, तो इस वजह से भेजा गया था। मैं तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट माई ब्रदर, उनके और मेरे रिपोर्ट कार्ड को हमेशा कंपेयर किया जाता था। अच्छा। तो मैं उनके रिपोर्ट कार्ड को ढूंढ के लाती थी हमेशा कि देखो मेरे तो मार्क्स इतने आए हैं, उनके कम आते थे, वो मुझसे बड़े भी थे। हाँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उस कंपैरिजन में। उन्होंने लेकिन वहीं रह के, कैराना में ही रह के नहीं, पढ़ाई वो की? तो हाँ। 3 साल की उम्र में हॉस्टल चले गए थे और Oh my छोटे थे। God! वो ग्लास से उन्हें दूध पीना सिखाया गया था जब वो उससे पहले बॉटल से पीते थे। हाँ। तो हॉस्टल भेजने से पहले तो वो देहरादून में उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। मुझको दिल्ली भेजा गया था, तो हम दोनों बचपन से ही बाहर रहे हैं हॉस्टल में। बहुत स्ट्रेंज है 3 साल के बच्चे को हॉस्टल में भेज देना। जी। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। जी। तो आपने कहा आप बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी और स्पोर्ट्स का भी आपने जिक्र किया। जी, तो कौन जी। सा गेम खेलती थी? मैं बास्केटबॉल में अपने स्कूल की टीम में थी। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो खेले हैं, जोन, डिस्ट्रिक्ट, वो सब स्टेट लेवल तक नहीं गए, बट जोन एंड डिस्ट्रिक्ट वी प्लेड। आई हैव ऑल्सो बिन अ नेशनल स्विमर। सो जब मैं छोटी थी तो आई वॉज गुड इन स्पोर्ट्स मोस्टली। नेशनल स्विमर? ओ माय गॉड, मतलब बहुत से रिकॉर्ड आपके नाम है, वो जो हम नहीं जानते हैं। जी। ओके, तो ये स्पोर्ट्स से अब ये पॉलिटिक्स तक का सफ़र अजीब नहीं लगता? बहुत अजीब लगता है। आई वॉज ऑल्सो अ वेरी शाई किड, और अप अंटिल कॉलेज मैं लॉ फैक में थी, और वहाँ पर लोग बहुत क्योंकि मैं लॉ कर रही थी तो मूट कोर्ट वगैरह और डिबेट्स और ये सब होते थे, पर मैं हमेशा बचती थी। आई वुड नेवर बी द वन टू बी अहेड टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो बिकॉज आई वॉज वेरी शाय, पीछे बैठ के अपनी पढ़ाई से पढ़ाई, काम से काम रखना, और वैसा मेरा थोड़ा रुझान था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जितनी मुझे शर्म आती है और पब्लिक स्पीकिंग का जितना डर रहता है, हाँ। वो मुझे वो काम उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बट नाउ माय मैच फ्रेंड्स नहीं हो रही, आपकी बातें नहीं मैच हो रही। अब तो आप इतनी धाकड़ संसद में भी जब आप बोलती हैं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तारीफ करते हैं आपकी। जी, मेरे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं कि भाई वी नेवर एक्सपेक्टेड, क्या हो गया है अचानक से। एंड आई ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्ट, एंड आई डोंट नो हाउ दिस चेंज हैज़ हैपेंड। तो पर ये कुदरत का फैसला है शायद, तो खुद ही अपने आप ऐसा हो गया। अच्छा, मैं तो यूपी की रहने वाली हूँ, यूपी में पढ़ाई हुई, बनारस की मैं रहने वाली हूँ, विदेश कभी गई नहीं हूँ अभी तक। तो लंदन में जब पढ़ाई कोई करता है तो मुझे लगता है व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का रहन सहन, वो कितना अलग होता है इंडिया से? वहाँ की पढ़ाई बहुत अलग है। हमारे यहाँ पर जो, हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़हीन लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं, हाँ। लेकिन फिर भी ड्रॉबैक ये है कि हम लोग ज़्यादा रटने पे ध्यान देते हैं, हम ऑर्गेनिक सोच को उतना बढ़ावा नहीं दे पाते।
तो मैं मास्टर्स के लिए गई थी, तो वो एक हायर लेवल है ऑफ स्टडीज़, उसमें वहाँ पर मतलब प्लेजरिज्म का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहाँ जैसे हम बस हमें याद करके आंसर्स लिखने होते हैं, वहाँ पे अगर आप किसी को कोट कर रहे हैं तो वो आपको या तो स्पेसिफाई करना होगा कि आप किसी को कोट कर रहे हैं, किसी बुक को कोट कर रहे हैं, और यू हैव टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन ऑन इट, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैं ही नहीं, और भी जितने इंडिया से या हमारे आसपास के जो देश हैं जो सेम तरह की पढ़ाई को फॉलो करते हैं, तो हम लोग जितने भी लोग थे, हमें बड़ी मुश्किल होती थी कि भाई हमने तो वी तो अग्री विद व्हाट वी रीड इन अ बुक एंड वी टेक इट एज इट इज़ एंड वी राइट इट एज इट इज़, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज़ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली आई वाज इन यूके। तो वहाँ पर यू हैव टू फॉर्म ओपिनियंस, यू रीड अ बुक, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, वो आपको लिखना है। आप सीधा सीधा बुक को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर महात्मा गांधी के किसी कोट को लिख रही हूँ, यस, तो मुझे उस पे मेरा ओपिनियन क्या है वो भी बताना होगा। बिल्कुल, व्हाट हैज हाउ हैज इट अफेक्टेड यू, व्हाट ओपिनियंस यू हैव मेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड व्हाट आर योर थॉट्स, और क्रिटिक ऑन इट, एनीथिंग, क्रिटिक इज ऑल्सो फाइन। तो ये रखना, क्योंकि हमें आदत है, मुझे जैसे ऐसा लगता था दैट आई वुड अग्री विद एवरीथिंग दैट आई वाज रीडिंग, मोस्ट ऑफ द बुक्स, सब मुझसे ज़हीन लोगों ने किताबें लिखी हैं, तो आई वुड अग्री विद एवरीथिंग, बट वो जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है वो हमारे यहाँ पर उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। तो लगभग 2-3 महीने लगा उसको एडजस्ट होने में। इनफैक्ट माई फर्स्ट असाइनमेंट आई डिड वेरी बैडली इन, बट मेरे प्रोफेसर फिर समझ गए थे कि इनकी वो, क्योंकि हमारी तरफ के जो लोग जाते हैं वहाँ पर उनको अक्सर ये दिक्कत आती है। दैट्स व्हाट माई प्रोफेसर ऑल्सो टोल्ड मी एंड देन गेव मी very kindly gave me the chance to redo it and explain to me how it's supposed to be done. Oh, wow. तो वो एक जो फैक्ट है वो आई रिमेंबर, और उसमें भी जैसे प्लेजरिज्म कैन नॉट बी मोर देन 20-30%। तो आप कोट्स जो इधर उधर से उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है आप सीधा का सीधा बस कोट्स ही कोट्स दूसरों के आप लगाएं, आंसर लंबा हो जाएगा, हम लिख देंगे 10-12 कोट। हाँ, नहीं, आपको आंसर पूरा करना है, लेकिन अपने व्यूज से, अपनी थिंकिंग से। यू कैन यूज बीच बीच में, बट यू कैन नॉट बेस योर होल आंसर ऑन समबडी एल्सेस थॉट्स एंड ओपिनियंस। और इंडिया में तो स्पेशली यूपी में तो कुंजी चलती है। हाँ, दुक्की कुंजी जिनको कहते हैं, और वो रट के हम, और सारे बच्चे एक जैसा ही आंसर लिखते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट व्हेन यू सबमिट योर असाइनमेंट, तो एक प्लेजरिज्म की ऐप होती है, वो पूरी स्क्रीन करती है कि कितने % आपने कोटेशंस दूसरों के यूज़ किए हैं। सो इट शुडंट बी मोर देन 20-30% ऑफ द होल असाइनमेंट। तो आप लंदन में जब घूमती थी, लंदन में पढ़ाई आपने की है, आई एम श्योर लंदन वाली इकरा ऐसी तो नहीं होगी। हाँ, कुछ तो बदलाव है, ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं, मेरी तब पब्लिक लाइफ नहीं थी, और मैं पढ़ रही थी। ये सिर पे दुपट्टा लंदन में रहता था? जी नहीं, मतलब वहाँ पर ठंड की वजह से कह लीजिए रहता था, लेकिन बिकॉज आई एम इन पब्लिक लाइफ, तो इट्स मोर बिकॉज ऑफ दैट। प्राइवेटली, और उस टाइम मैं छोटी भी थी, तो उतनी बंदिशें नहीं थी, पाबंदियाँ नहीं थी। नाउ आई डू इट ऑन माई ओन अकॉर्ड, माई ओन विलिंगनेस, तो इट्स फाइन। और नंबर्स फिर कैसे आए हैं? सब फर्स्ट डिवीजन है, बोर्ड 10th 12th? हाँ, अच्छा, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। और लंदन में भी वैसे ही था? शुरू का तो 2-3 महीना शुरू का थोड़ा वो था, बट अदरवाइज इट वाज गुड। And then in fact I was preparing for my PhD thesis and I was about to get started, enrollment वगैरह सब तैयारी चल गई थी उसकी भी, तो आगे बढ़ने का इरादा था। लेकिन फिर my mother said कि भाई कुछ दिनों के लिए before starting the next course you should come home for a bit, और COVID भी था, so she was worried. So I came back, but I had plans to go back. I had just come home for vacation. लेकिन फिर बहुत से हालात ऐसे बने कि मुझे रुकना पड़ गया, and then now. But I still want to do my PhD. वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे थी। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, क्योंकि आसपास बहुत देखा था, और बचपन से मेरा इंटरेस्ट रहा है, पर इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूं या मैं लीडर बनूं या मैं रिप्रेजेंट करूं। मेरा बस एकेडमिक तौर से इसी चीज़ पे इंटरेस्ट था, तो मेरे थीसिस भी अराउंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी। ये क्या है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? बेसिकली
जैसे मेरी जो थीसिस थी वो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ऑफ वोटिंग, विच मीन्स हुएवर फर्स्ट क्लियर्स द मेजॉरिटी मार्क विंस द इलेक्शन. बट my thesis was that if we change that system, then maybe we can bring down the so for example, if you have four options to vote for and you have to rank them, you don't have to vote for just one person, you have to rank them. So what would happen is आप first preference अपनी bias के हिसाब से देंगे, second preference आप ये देखेंगे कि कौन balanced एक व्यक्ति है जो मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय को पसंद आएगा, राइट. तो इससे माई हाइपोथेसिस वाज दैट वी कुड ब्रिंग डाउन द केसेस ऑफ हेट स्पीचेस एंड यू नो एक्सट्रीमिज़म को हम ख़त्म कर सकते हैं. क्योंकि अगर मैं एक समुदाय से वोट मांग रही हूँ तो मैं दूसरे समुदाय को गाली नहीं दूंगी. मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मुझे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं दे रहे हैं तो शायद मुझे अपनी सेकंड प्रेफरेंस वोट दे दें. सो आई वुड ट्राई टू टॉक अबाउट एवरीबडीज इशूज़, ट्राई टू इंक्लूड एवरीबडी. इट वुड बी अ मोर इंक्लूसिव वे. In my opinion, that was my hypothesis, but it needed more work, obviously. मतलब ज़्यादा बहुमत जिसे मिले उसकी सरकार ना बन के हर कोई ये बताए कि भाई हम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड. बहुमत उसमें भी बनेगा. हाँ, ठीक है. हाँ, तो उसमें पहले आप सबके फर्स्ट प्रेफरेंस वोट काउंट करेंगे. देन इफ somebody reaches the 50% majority mark, then that person wins. If nobody gets that majority mark, then you count the second preference votes. तो सब and then those will be counted and then one person gets eliminated. It's a little complex. अच्छा आइडिया है लेकिन हाँ, ये. तो मतलब in my फिर तो मुझे सभी का वोट चाहिए होगा ना. Exactly. So you will try to include everybody. So it will be more inclusive. अभी क्या होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, राइट. बीजेपी डज नॉट वांट मुस्लिम वोट्स, तो वो नफरत फैलाते हैं. लेकिन जब आपका सिस्टम ही आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा एक तरीके से टू टॉक अबाउट एवरीबडी, टू ट्राई टू गेट एवरीबडीज वोट, इफ नॉट फर्स्ट प्रेफरेंस मे बी सेकंड प्रेफरेंस. बीजेपी का एग्जाम्पल देके और बाकी एग्जाम्पल फिर छोड़ क्यों दिए? कौन से? अगर बीजेपी आप बताइए, वोट नहीं चाहती है, ना टिकट देती है, ना वोट चाहती है, बिल्कुल कोने में लगाने की कोशिश करती है, तो ऑफ कोर्स इट्स बॉदरसम. दोनों तरफ लगता है जी. तुष्टीकरण का आरोप तो दोनों तरफ लगता है. वो बात ठीक है, लेकिन आप दोनों तरफ बिल्कुल ही खत्म आरोप नहीं लगा सकते. अगर आप किसी और पार्टी की बात करेंगे, ऑन द अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम इफ वी गो टू व्हिच यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग मी टू, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को टिकट मिल रहे हैं. आप देखेंगे दलितों को मिल रहे हैं, पिछड़ों को मिल रहे हैं, अगड़ों को मिल रहे हैं, हर समाज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिल रही है. लेकिन भाजपा में आप मुझे बता दीजिए एक भी अगर मुसलमान को उन्होंने दिया है तो. ठीक बात. राइट. सिमिलरली फॉर कांग्रेस, सब लोग सबको जगह दे रहे हैं. सिर्फ बीजेपी एक ऐसी है जो इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को एक भी टिकट नहीं देती है. इकरा की इस बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए. अगर इसमें पॉइंट आपको ज़रा भी दिखाई देता है, और ख़ास करके वो जिस थीसिस की आपने बात की कि वो सिस्टम होना चाहिए, मुझे तो बहुत वैलिड पॉइंट और बड़ा अच्छा लगा. और इसके पहले इसके बारे में किसी ने बात की नहीं है. नहीं, बातें होती हैं एकेडमिक सर्कल्स में होती हैं. इस तरीके से पॉडकास्ट पे शायद कोई बैठ के ना किया हो, बट ये बहुत अच्छा आइडिया है, यूनिक है जी. तो ये दिस इज हाउ वी वोट फॉर द प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री. यू रैंक देम. हाँ, पर हमारे पास तो उसका अधिकार नहीं. मतलब जो वोटर्स होते हैं, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट. इसमें सारे MLAs आते हैं, MPs आते हैं, तो वो इलेक्ट करते हैं और वो इसी तरीके से रैंक वाइज करते हैं. तो आई थिंक इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर अस, बिकॉज जिस तरफ समाज हमारा देश जा रहा है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है. क्योंकि बचपन में जिस हिंदुस्तान में हमने आंखें खोली थी, अब वहाँ से हालात बहुत बदल गए हैं, बिगड़ गए हैं. तो उसको सुधारने के लिए हम लोग भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, तो ये उसी की उपज है.
और आई एम श्योर कि अब क्योंकि अभी तो आपकी शुरुआत ही है, एक बहुत लंबा समय आपके करियर का राजनीति को देना अभी बाकी है, तो इस तरह के और आइडियाज़ आएंगे, लोगों का hopefully. सपोर्ट मिलेगा। मेरा तो पूरा सपोर्ट है, Thank मतलब you. ये नया आइडिया है मेरे लिए और मेरा फुल सपोर्ट है, फिर किसी की भी गवर्नमेंट हो, मतलब ये बीजेपी की बात नहीं है, कल दिन सरकार बदलेगी, कांग्रेस की होगी, शायद समाजवादी पार्टी की होगी, तो नतीजा तो सब में एक ही होगा, सुखद होगा, अच्छा बिल्कुल। होगा, हेट और स्पीच फिर कम शायद होगी। हम विभाजन की बातों से अलग हटकर जो असल मुद्दे हैं हमारे देश के, उन पर शायद चर्चा करेंगे। मजदूरों के हैं, किसानों के हैं, वी डोंट हैव लेबर राइट्स इन दिस कंट्री, वी डोंट हैव मिनिमम वेज एज पर द स्टैंडर्ड्स, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन मुद्दों पर हम आ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं, धर्म, जात पात, बिरादरी, बस इसी में उलझे रहते हैं। तो आई थिंक अगर उसको एक बार इस तरीके से सिस्टम के तहत हम अलग करेंगे तो शायद हम बेहतर मुद्दों पर बात कर पाएंगे। बहुत शानदार। और अब मुझे समझ में भी आ रहा है कि क्यों आपके सब मुरीद हो जाते हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, दूसरी पार्टी वाले हैं, हर कोई क्यों आपकी तारीफ करता है। कम से कम ये एक जो आपका थॉट प्रोसेस, ये जो आपका आइडिया, ये जो आपके विचार हैं, उससे मैं तो बहुत हद तक सहमत हो गई, तो बाकी लोगों को भी आप ऐसे ही कन्विंस कर लेती होंगी, ये That's मैं very समझ। sweet of you, thank you. अच्छा, अब फिर आप मुझे ये बताएं कि पढ़ाई आपकी अच्छी थी, स्पोर्ट्स में आप अच्छी थी, लेकिन कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो वो बदमाशी ज़रूर करता है, कॉलेज बंक सब करते हैं, मैंने तो किया है। तो ऐसा किया आपने कभी? कॉलेज बंक, क्लासेस एक आध छोड़ दी होंगी, बट नॉट लाइक पूरा दिन बंक करके, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी तो ऐसा कुछ वो भी नहीं था कि क्या करेंगे, तो वी वुड जस्ट हैंग अराउंड द कैंपस, मे बी मिस अ क्लास और टू, पर हाँ मतलब नॉर्मल थिंग्स विच एवरी स्टूडेंट डज, नथिंग आउट ऑफ द नॉर्मल, तो ऐसा ही डांट रहता पड़ी था। टीचर इनफैक्ट से मेरा कोई? जो कॉलेज था ना, ग्रेजुएशन LSR, हाँ। वो बहुत स्ट्रिक्ट था, तो वहाँ पर तो हमने कभी, मतलब हम लोग सब प्लान करते थे कि हम एक मास बंक करेंगे, हाँ। बट ये हमारा एक जोक भी है, इन द 3 years दैट आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन देयर, we couldn't manage to do one mass bunk as a class, as a whole class. तो वो काफ़ी फ़नी था, लेकिन अभी तो वहाँ पर हमारे बहुत अटेंडेंस के मार्क्स होते थे, सो तब सब लोग सोचते थे कि वो जो 5 नंबर हैं वो लगभग फ्री के ही मिल रहे हैं, तो इसलिए कम से कम 85% अटेंडेंस वॉज रिक्वायर्ड टू गेट द फुल मार्क्स, तो वी वुड ऑल स्ट्राइव फॉर दैट। तो वहाँ तक मतलब इट वॉज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ स्कूल, इट वॉज नॉट लाइक कॉलेज LSR। बहुत पढ़ाई पर ध्यान था, और किसी DU कॉलेज में ट्यूटोरियल्स उतने सीरियसली नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पर ट्यूटोरियल्स बहुत सीरियसली होते थे, लेक्चर्स के अलावा भी। तो एवरीथिंग वॉज वेरी academic oriented in LSR, तो वहाँ तक वो चला। देन लॉ फैक was entirely different, वहाँ पर सिर्फ राजनीति और डूसू इलेक्शंस और ये वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा रहती थी, तो completely different both experiences were, but both were very good experiences. और स्कूल टाइम में फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? SST, social science. अच्छा, क्यों? मैंने आपको बताया बचपन से सिविक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, दीज हैव बिन माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज स्टोरीज थी। मुझे मुग़ल हिस्ट्री वॉज माई फेवरेट बिकॉज वो कहानियों का एंगल जो उसमें आता था ना, तो इट वुड lead to I would imagine stories and everything. So historically that was my quite liked area of history, and pol science was also another favorite. In fact my pol science teacher was also my favorite teacher, तो उनकी वजह से वो interest और ज़्यादा बढ़ा, and I really liked 1947 के बाद से what all changes happened. So it was just amazing to be acquainted with that part of history. ठीक है। अब ये भी हालांकि पर्सनल ही सवाल है, पॉलिटिकल सवाल पे हम आगे आएंगे। नेपोटिज्म को लेके हर तरफ चर्चा होती है। हम अगर अखिलेश यादव की बात करें, आपकी पार्टी के लीडर वो हैं, तो उनके ऊपर भी यही आरोप, राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार के ऊपर यही आरोप, फिल्मों में, बॉलीवुड में तो हम देखते हैं, और मुझे लगता है इस आरोप का सामना फिर आपको भी करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल।
मैं कभी गुरेज नहीं करती ये बात कहने में कि आई कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रिविलेज, आई हैव दैट प्लेटफॉर्म जहाँ तक पहुँचने के लिए ही लोगों को बहुत वक्त लग जाता है, ज़िंदगी बीत जाती है। तो बिल्कुल ये बात सच है और मैं इसको सुधार दूँ इसका भी मैं दावा नहीं कर सकती, क्योंकि ये हर प्रोफेशन में है। आप देखेंगे कि हर डॉक्टर चाहेगा उसका बेटा डॉक्टर बने, एवरी लॉयर वुड वांट देयर किड्स टू टेक ओवर, एंड इन अ वे इट्स that's what you live your life for, right? But I understand that the position that I hold, politics, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोफेशन है, उसमें इस तरह की चीज़ है जिसको सुधारना चाहिए। क्या कैसे वो होगा ये मैं नहीं इसको समझती हूँ, ना मैं जानती हूँ कि कैसे मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी ये नीयत रहती है कि क्योंकि मुझे ये मौका मिला है, जिस भी तरीके से मिला है, मैं इसे ईमानदारी से निभाऊँ, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करूँ, एंड टू जस्टिफाई इट वी ऑल कम थ्रू एन इलेक्टोरल प्रोसेस। टिकट मिलना is that there is an opening for you to get a ticket through your background or your privilege, but you always have to go through an electoral process in which the voters vote for you. तो in the end उनके हाथ में है। मैं किसी नेता की बेटी हूँ, मुझे टिकट मिला है, लेकिन जनता के हाथ में है कि वो मुझे जिताए या ना जिताए। कुछ खूबी मुझ में भी होनी चाहिए कि मैं जीत पाऊँ। तो ये भी एक फैक्ट है जो वी हैव टू एक्सेप्ट, दैट वी आर ऑल हियर, एवरी पॉलिटिशियन in the Lok Sabha at least reaches there after going through that process. So I think in the end जनता जनार्दन, तो जो जनता का कहना है उनके वोटिंग की वजह से ही हम पहुंच पाते हैं। और अगर इफ़ वी डोंट डिलीवर, देन अगेन इन एवरी 5 years आई थिंक पॉलिटिक्स apart from all other professions, I think it still has a very democratic process, क्योंकि हमें 5 साल के लिए ही चुना जाता है। मैं 5 साल में जो मेरा कार्य रहेगा उसके बुनियाद पे आगे बनूंगी या नहीं बनूंगी। बट इन अदर प्रोफेशंस दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, वंस यूर इन हमारे प्रोफेशन। पर ऐसा होता कहाँ है? अगर आप कह रही हैं कि काम के आधार पे ही 5 साल के बाद फिर चुना जाता है, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टर्म है, तो उनके काम के आधार पर उन्हें चुना गया तीसरी बार फिर से। देखिए, अच्छा काम किया होगा बीजेपी काम ने? के आधार पर नहीं, जो इससे पहले जो हमारा पॉइंट था, चर्चा हो रही थी वोट बैंक पॉलिटिक्स पे, आप देश में इतनी नफरत फैला दें, इतना विभाजन पैदा कर दें कि आपको काम की मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो उस आधार पर तीसरी बार हमारे पर ऐसा कैसे हो सकता है इकरा कि हम जीते तो हमारे काम के आधार पर हमें जनता ने चुना? नहीं, मैंने नहीं कहा, अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। इट्स माय फर्स्ट टर्म, दैट्स एन ओपिनियन दैट यू गेट इलेक्टेड individually, you get elected if you're performing well. BJP as a whole party has an agenda in place which talks about only divisive politics, and that is how it runs the show. तो ये एक फैक्ट है, इसको मानना हमें पड़ेगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहती, देखिए, आई एम अ वेरी बिग पेट्रियट बाय हार्ट, दैट्स व्हाई आई विल ओनली टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन टू इम्प्रूव द कंट्री। इट इज़ एवरीबडीज़ कंट्री। तो जब तक हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं, उन्हें चिन्हित करके पहचानेंगे नहीं कि ये खामियां हमारे अंदर हैं, सुधार भी नहीं हो पाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस कंट्री फॉर नाउ इमोशनली वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ these issues. The religion and the caste based issues is what we vote for पहले ऐसा नहीं emotionally. होता था? आज 75 साल पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा थी, तो अब हमें बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर, लेकिन अभी भी हम उन्हीं चीज़ों पर झगड़ रहे हैं जिन पर हम आज से 20-25 साल पहले झगड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें सबका दोष है, सबको सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये इंट्रोस्पेक्ट की तो हमें ज़रूरत है कि आज भी क्यों हम उन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जैसे बहुत एक हमारे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि आज से 30 साल पहले भी मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पर गन्ने की पेमेंट की समस्या है। तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई 30 साल पहले भी ये समस्या थी, आज भी वही समस्या है कि पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, गन्ने का मूल्य अभी तक तय नहीं हुआ है, लाभकारी मूल्य नहीं है, MSP नहीं दिया गया है, अब DAP की भी कमी हो रही है। तो ये मुद्दे जो हैं, ये इनको हम ख़त्म कर ही नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारा ध्यान भटक जाता है हमेशा बेबुनियाद चीज़ों की तरफ।
नहीं, पर ख़त्म कैसे होगा? समाजवादी पार्टी भी क्या जाति देख करके टिकट नहीं देती है उम्मीदवारों को? हर पार्टी देती है। मुझे इनफैक्ट आपकी ये बात अच्छी लगी कि आपने कहा सबको मिलके करना होगा। आपने कतई किसी एक पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन जब हर पार्टी इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी टिकट देने के पहले ये देखती है कि इस क्षेत्र में किस जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो उसके बहुल क्षेत्र में उसी आदमी को वोट दो, तो कैसे ख़त्म होगा? ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है और मेरे ख्याल में काफ़ी ऐसी पॉकेट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 टिकट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रपोर्शन के हिसाब से नहीं दिया है। और ऐसा बहुत सारे और लोगों को भी लगता होगा। आई कैन ओनली स्पीक फॉर व्हाट आई नो। तो हमसे ये भी सवाल हुए हैं कि क्यों नहीं ज़्यादा टिकट दिए। तो ऐसा नहीं है, पार्टी काबिलियत भी देखती है। मेरा जो क्षेत्र है वहाँ पे सिर्फ 30% मुस्लिम है, मुझे वहाँ से टिकट दिया और किसी को भी दिया जा सकता था, बट कुछ तो पार्टी ने देखा होगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज व्हाट यू परसीव इट टू बी। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। आपकी विनेबिलिटी क्या है, आपका कार्य क्या है, आपका बैकग्राउंड भी ध्यान में आपकी जाति क्या है? नहीं, मेरी जात, मैं आपको बता रही हूँ, आई एम एन एग्जाम्पल। Only 30% Muslims in my constituency. I am a Muslim woman. To be given a ticket in such a area where 2013 Muzaffarnagar riots happened, that takes courage. That was very bold on my leader's part, and I'm very grateful and thankful for that opportunity. So it's not always that. आज आपने एक शेर पढ़ा संसद के अंदर, और मैं उसे पहले रिपीट करती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए। आपने कहा कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो जिसका इंतज़ार था ये वो सहर तो नहीं। क्या मतलब है इसका, और क्या कहना चाहती हैं आप इसके साथ? ये फैज़ साहब का बहुत मशहूर शेर है, और मैं यही कहना चाहती थी कि जो सपना देखा गया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा उनके द्वारा, आज तक भी हम उस शहर तक, शहर माने सुबह, उस शहर तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये वो शहर नहीं है जिसका हमें इंतज़ार था, जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। तो अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वी हैव नॉट लिव्ड अप टू द सैक्रिफाइसेस दैट आवर फोरफादर्स हैव मेड फॉर दिस कंट्री टू बी फ्री। So it is a question that we put to ourselves. क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है? और ख़ासकर मैं जितने भी सवाल आपसे पूछ रही हूँ इकरा जी, मैं ये चाहती हूँ कि हम पार्टी लाइन के ऊपर उठ कर के बात करें। कोई वो नेता, वो शख्सियत जो आपको लगता है कि वो सुबह लेकर के आएगा, जिसकी बात, जिसका जिक्र आज आपने किया संसद में। देखिए, हम सभी को इसमें कोशिश करनी पड़ेगी। किसी एक को आप जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा देश है, इतने अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जाति, धर्म और हर चीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं, लैंग्वेजेस, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीबडी एंड वी हैव टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर, मेक अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी, नॉट एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और इसमें सबके योगदान की, मीडिया से लेकर और सामाजिक जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, आई थिंक दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड एवरीबडी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड दैट लव्स दिस कंट्री नीड्स टू गिव देयर ऑनेस्ट हार्ड वर्क टू इट, टू ब्रिंगिंग इट वेयर वी थॉट इट वुड कम नाउ। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं, मुझे मतलब इंक्लूडिंग मी, अगर हम बात करें हुकुम सिंह जी के परिवार की, तो वो हिंदू गुजर हैं और आप मुस्लिम गुजर हैं। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या ये दोनों ख़ानदान, क्या ये दोनों परिवार कभी एक ही हुआ करते थे और अब क्या अलग हो गए हैं। तो आपने अपने बुज़ुर्गों से, अपने परिवार में क्या सुना है इसके बारे में? मैंने, देखिए, हम सेम जगह से आते हैं और हमारे गोत्र भी होते हैं गुजरों में, जाति के साथ साथ गोत्र भी होते हैं, तो हमारा गोत्र सेम है। And it was believed that at one, although I haven't reached to the एक्चुअली अब वो लोग जीवित नहीं हैं जो उतनी पुरानी बातें बता सकें, तो वी डोंट नो, बट इट इज़ बिलीव्ड कि क्योंकि हमारा गोत्र सेम है, हम एक ही जगह से आए हैं, कैराना से, तो कहीं ना कहीं एक ही परिवार था, क्योंकि गोत्र परिवारों की होती थी पहले, फिर वो बढ़ते बढ़ते आबादी के साथ साथ देन इट वुड स्प्रेड आउट। तो इट इज़ बिलीव्ड
एंड हमारे क्षेत्र में भी बहुत लोग इस बात को मानते हैं एंड आई टेक फुल ऑनर एंड प्राइड इन इट. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड वी हैव वेरी गुड टर्म्स विद द फैमिली. अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दोनों परिवारों में एक आपस में एक वो है, देयर इज़ कॉर्डियल टर्म्स. इवन दो हम आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि मेरे परिवार के किसी भी शख्स ने उनके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कुछ कहा हो. ना ही उन्होंने कभी हमारे परिवार के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करी है. क्योंकि और मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए. ये लड़ाई जो राजनीतिक है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. तो एक दूसरे पे उस तरह की बेफिजूल टिप्पणी से सभी को मुझे लगता है बचना चाहिए. और मेन मुद्दों पे बात करें. आपस में बहुत लोग उलझते हैं. They take things personally, they will say things personally to the other person and then the whole issue gets lost. फिर आप उन्हीं नोक झोंक में लगे रहते हैं. मैं बिल्कुल इन चीज़ों से मैं वो नहीं रखती. I don't agree with this and I don't follow this. In fact अभी I met मृगांका जी, उनके बेटे की शादी थी. I met her daughter. तो उनकी बेटी ने और मैंने 2017 में कैंपेन किया था. शी वॉज कैंपेनिंग फॉर हर मदर, आई वॉज कैंपेनिंग फॉर माई ब्रदर. एंड इवन देन we would if we ever crossed paths, we would wave to each other and still we maintain those terms. So I think it is important in politics too. And also I would like to mention that when women are in charge in politics, I think एक तो वो बहुत all rounded approach रखती हैं and they have a very different kind of assertiveness. It's not soft, but it is not as extreme in the harsh sense as the men can take it to. So I really like when women take lead and I hope more women can take lead. Today we also had a discussion on reservation for women. So I am fully in support of that, but we need to do much more than just reservation. और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस चीज़ से जो हमारे पुरुष नेता हैं वो भी कुछ सीख लें. एक बॉर्डर लाइन होती है, उसे क्रॉस नहीं करने की ही ज़रूरत होती है. इनफैक्ट आपने खुद ही मृगांका जी का अभी एग्जाम्पल दिया. उस समय बड़ी सुर्खियाँ ऐसी भी आई थी कि हो सकता है आप बीजेपी में भी जा सकती हैं. बहुत न्यूज़पेपर ने और सब ने ये बातें छापी थी. मैम, आई हैव सेड दिस बिफोर इन एन इंटरव्यू एंड मेरे कॉलीग्स ने मुझे बहुत they've teased me about it also, but I will say it again. I would rather die than be in BJP. I don't agree with their ideology. I don't agree with the way they run things and I would never be a part of it. मुद्दों की आपने बात की. अब अगला मैं मुद्दों पे आने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले एक और सवाल पर्सनल लाइफ का, फिर हम पॉलिटिकल वाले मुद्दे पे जाते हैं. आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने सर्च की 26 अगस्त 1994. 30 साल हो गए हैं. हमारे समाज में ना 25-26 साल जैसे क्रॉस करती हैं ना लड़कियां, तो पड़ोस वाली आंटी और दूर की बुआ और चाची वो पूछने लगती है भाई शादी कब होगी. तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे. अच्छा, तो क्या ख्याल है? मेरा अभी कोई ख्याल नहीं है एंड आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट एज ऑफ नाउ मैं बहुत खुश किस्मत हूँ और मैं बहुत दिल से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ कैराना जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. और मेरा पूरा ध्यान अभी अपने काम पर है, अपनी जिम्मेदारी पर है और इसको सही तरीके से डिलीवर करने पर है. तो बाकी चीज़ों के लिए ना वक्त है और ना मेरा भी इंटरेस्ट है. देर होती जा रही है. वो आंटियाँ ऐसे कह के चढ़ाती या परेशान नहीं करती हैं? अब कोई नहीं कहता है आई एम डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, सो एंड आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इट. तो ठीक है, when if it has to happen it will happen in its own time. If it doesn't happen that's also fine. अच्छा, आंटियाँ आपको भले नहीं परेशान करती होंगी, मैं नहीं जानती आपने कितना देखा है या नहीं, लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आपकी शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है कि पक्की खबर है, ऐसे करके उन्होंने छाप रखा है. मैंने देखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ. तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन यूट्यूबर्स को जो कुछ भी चला रहे हैं? मैं आपके माध्यम से थैंक यू. आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन बातों में
बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है और मुझे बहुत अफसोस होता है वो देखकर और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इनसे और मेरे परिवार को भी। एंड आई एम श्योर कि जब इकरा जी ने खुद ये कह दिया है कि उन्हें तकलीफ़ होती है तो अब सुधर जाने का वक्त है और आई एम श्योर और मैं पूरे फुल सपोर्ट में हूँ। एक लड़की होने के नाते भी मैं समझ सकती हूँ कि जब इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है और आपके काम की जगह इन चीज़ों को तरजीह दी जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। अब मुद्दे की बात, जैसा आपने कहा भी था, लॉ स्टूडेंट आप रही हैं और भारत में एक नहीं कई कानूनों को लेके इस वक्त बहुत बहस छिड़ी हुई है, अदालतों को लेके, सर्वोच्च अदालत को लेके, निचली अदालतों को लेके। तो अगर मैं एक एक करके हर मुद्दे पे आना चाहूँ तो सबसे पहली बात, क्योंकि फैशन मुझे लगता है हो गया है कि फलानी मस्जिद के नीचे पहले तो मंदिर हुआ करता था, साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, साक्ष्य उसके दिखाई दे रहे हैं और अदालतें कह देती हैं कि जो सर्वे कराइए। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते और एक नेता होने के नाते आप कैसे देखती हैं? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक देखिए, अब से मैं आई विल गो बैक टू हिस्ट्री अ लिटिल बिट। ऐसे हमारे समाज में चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है उसको करेक्ट किया जा रहा है। जो मुग़लों के शासन में जो हुआ, अंग्रेज़ों के शासन में जो हुआ, तो उसका बदल अब किया जा रहा है भाजपा की सरकार द्वारा। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जब मुग़लों का राज था या जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया तब हमारे यहाँ ना रिपब्लिक था, ना लोकतंत्र था, तब राजशाही शासन का दौर था। और वो दौर इसी तरह के होते थे कि जब कोई राजा किसी जगह को जीत लेते थे तो वो वहाँ की व्यवस्था को अपने हिसाब से बदल देते थे, फिर कोई और आकर कब्जा करता था, वो वहाँ की व्यवस्था को बदल देता था। लेकिन 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल करी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम एक रिपब्लिक की तरह जाने लगे। अब हमारा देश एक रिपब्लिक है। अब हम किसी राजा के राज के अंडर नहीं हैं कि अब दूसरे आ गए हैं तो वो पिछला जो खामियाजा है उसका भुगतान करेंगे। तो ये जो सोच भाजपा जिसको बढ़ावा दे रही है, ये बहुत गलत सोच है। और कमिंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, it was brought about in 91 for the very obvious reason कि अगर हम खुदाई करने चलेंगे तो उसकी कोई हद नहीं रह जाएगी। आप और नीचे खोदेंगे तो आपको मौर्य डायनेस्टी के भी मंदिर मिलेंगे, आप और नीचे जाएंगे तो आपको मोहनजोदारो, हड़प्पा तक आप चले जाएंगे। देयर इज़ नो लिमिटेशन टू वेयर यू कैन गो। यू विल आप, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा था कि आप पूरा देश खोद देंगे अगर इसी तरह चलता रहा। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया गया था कि 1947 में on the day that we got independence, the character of any place of worship, whatever it was, will remain intact. That is what the act says. उससे पहले क्या था? We don't care because we were not a country then, right? We were हमारे अलग अलग हिस्से थे। 1947 में भी हैदराबाद में निज़ामों का राज था, कश्मीर में किसी और का राज था, इन सब को जोड़ कर हिंदुस्तान बना था। तो जहाँ जो था उससे हमें 1947 से पहले कोई मतलब नहीं है। 1947 में हमारे देश जन्मा, हमारा संविधान आया, उस दौरान उस दिन जो जिसका कैरेक्टर था वो वही रहेगा और आगे भी जो सरकारें आएंगी उन्हें उसका पालन करना चाहिए। और इनफैक्ट यही बात मैं आज अपनी स्पीच में भी कहना चाह रही थी कि संविधान के प्रावधान होने के बावजूद ये जो गलत नीयत से सरकारें they are trying to exceed the limitations put in place by the constitution, हर रोज़ उसे छेड़ा जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरवीन एंड पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। बट दैट होल प्रोसेस एंड द टाइम दैट प्रोसेस टेक्स, उस वक्त में इतना नुकसान हमारे समाज के ताने बाने का हो जाता है कि जिसकी भरपाई हम कई सालों तक नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है और इस तरीके के लोअर कोर्ट्स जो ऑर्डर दे रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आ गई है, उन्होंने कहा है जब तक आदेश सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा, दैट मीनिंग दैट टिल यू एग्जॉस्ट द राइट टू अपील टिल द वेरी हाईएस्ट कोर्ट,
there will be no survey. So I'm very grateful to the Supreme Court for this order. But the thing is that the Supreme Court did not have intervened because it was already an act that was in place, and we should abide by that. Today we recently celebrated Constitution Day on the 26th of November, and today we had a discussion about that in the parliament. पर हम रोज़ तो उसको का उल्लंघन कर रहे हैं, रोज़ उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो ये कोई दिवस के तौर पर मनाने से नहीं बात बनेगी. आपको उसके मूल्यों को पहचानना होगा, उन्हें कबूल करना होगा और उनका पालन करना होगा. एक तर्क इसमें ये भी दिया जाता है, मैं चाहती हूँ आप जो वक्फ बिल है उस पर भी अपनी राय इसी के साथ ही जाहिर कर दें, क्योंकि वही चीज़ है, लॉ स्टूडेंट भी और एक नेता के तौर पे भी. एक इसमें तर्क ये दिया जाता है कि एक तरफ तो वक्फ है जो किसी भी संपत्ति पर अगर उंगली कर दे तो वो संपत्ति उसकी हो जाएगी, और दूसरी तरफ हिंदू है जिसके खुद के मंदिर को भी अगर पहले तोड़ा गया है तो वो उसकी भी मांग नहीं कर सकता है. तो ये दो तरफ दो अलग अलग शक्तियां दी गई हैं और अब उन शक्तियों को वापस लेने का वक्त है. देखिए, वक्फ, आपको लगता है कि हमारा देश उस तर्ज पर है जहां मुसलमान कह देगा ये मेरी संपत्ति और उसको मिल जाएगी? डू यू रियली बिलीव सो इन योर हार्ट? को लेके मुसलमान के लिए देयर आर प्रोसीजर्स, देयर इज पेपर वर्क दैट नीड्स टू बी डन. कोई भी खड़ा होके कहीं भी नहीं कह सकता कि ये मेरी संपत्ति है. दैट्स रॉन्ग. ये जो आइडिया सोशल मीडिया के माध्यम से या पैम्फलेट्स और उसके अपने आईटी सेल के माध्यम से जो फैलाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है. एवरीथिंग हैज़ अ प्रोसेस इन प्लेस, और वक्फ की संपत्ति का भी वही है. हमारी आपत्ति इस बिल से ये है. मैं 1 मिनट बस रोक रही हूँ आपको बीच में. वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि वक्फ किसी भी ज़मीन पर हाथ रख देगा तो वो उसकी नहीं हो जाएगी, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उसे गुजरना पड़ता है. वो भी यही कह रहे हैं कि हम किसी भी मस्जिद पर हाथ रख देंगे तो वो मंदिर नहीं हो जाएगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू उसे गुजरना पड़ेगा, और बस जैसे ही होगा उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं. मैम, दैट्स व्हाई द प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स एक्ट वाज ब्रॉट इन प्लेस. क्योंकि अगर आप मान लीजिए मस्जिद के नीचे आपको मंदिर मिल गया, ठीक है, मंदिर के नीचे आपको बौद्ध मंदिर मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे? उसके नीचे आपको और पुरानी सिविलाइजेशन का कुछ मिलेगा. देन वेयर डू वी स्टॉप? वेयर डू वी पुट अ स्टॉप टू इट? यू हैव टू पुट अ स्टॉप समवेयर. इट्स नॉट दैट कि आप रोज़ खुदाई, फिर तो आप सबकी मानते जाइए और रोज़ खुदाई करते जाइए, कोई बात नहीं. And we have to come to a place where the friction ends, where this issue gets resolved. आप रोज़ाना यही मुद्दे उठा रहे हैं. आप आज मस्जिदों की बात कर रहे हैं, कल वक्फ की बात. आपके पास और कोई मुद्दे नहीं है? क्या हमारे देश में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है? क्या गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को उनके अधिकार मिल रहे हैं कि हम इन्हीं मुद्दों पे उलझ रहे हैं? Why does the government only want to instigate such issues? Why not bring about a minimum wage bill? Why not talk about the labour's movement? Why not talk about farmers? Why not talk about women? Are we all satisfied with the positions we have in the society? I don't think so. But because it fans their agenda, it promotes their agenda, that's why they will bring about only the issues that will hurt at the sentiments of the minority of this country. And I totally am against that. अगर उन्हें वो एजेंडा सूट कर रहा है तो ये क्यों ना माना जाए कि क्या पता विपक्ष को भी ये एजेंडा सूट कर रहा हो कि अल्पसंख्यकों का वोट, क्योंकि उनके पास तो है नहीं, तो क्या पता हमारे पास तो सारा आ जाएगा. इसीलिए वो इन मुद्दों पर मुखर नहीं होते हैं. इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष वक्फ को लेके या नहीं, उनके समर्थन में नहीं है. मेरा कहने का ये मकसद है, जो मैंने शुरू में भी आपको कहा था इकरा जी, कि तुष्टीकरण का आरोप दोनों तरफ है. बीजेपी को ये कहा जाता है कि वो हिंदुओं का वोट लेने के लिए करती है. समाजवादी पार्टी के लिए तो शुरू से ये कहा जाता रहा है कि मुस्लिमों का, यादवों का वोट बैंक हासिल करने के लिए हमेशा से उनकी राजनीति रही है. तो तुष्टीकरण का आरोप तो दोनों तरफ लगा है. बट मैम, लाइक आई ऑलरेडी स्पेसिफाइड टू यू, ठीक है, हर पार्टी सिवाय भाजपा के, आई विल पुट इट वेरी क्लियरली फॉर यू, सिवाय भाजपा के हर समाज का वोट लेने की कोशिश करती है. वो समाज दे या ना दे, वो उनका अपना ओपिनियन है. लेकिन प्रयास ये होता है, हमारी पार्टी का तो अब नारा भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का है, विच इनकम्पासेस 80%, माइंड यू 80% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 80. तो ऐसा नहीं है. लेकिन भाजपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एक्सक्लूड करती है. दैट इज़ वाई आई सेड एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है. वी नीड टू डू इंक्लूसिव पॉलिटिक्स. इफ़ यू कैन टेल मी वन MP फ्रॉम BJP हु इज़ अ मुस्लिम
I will take my words back. If you can tell me one ticket that they gave to Muslim, I will take my words back. Right? लेकिन वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. अरे कहने को तो वो 15 लाख भी दे रहे थे, आपके अकाउंट में आए थे. 2 करोड़ नौकरियां भी दे रहे थे. मेरे तो क्षेत्र में किसी को नहीं मिली अभी तक एक भी नौकरी. तो कहने को तो वो बहुत कुछ कहते हैं. उनकी सारी बातों को हम गॉड्स वर्ड नहीं मान लेंगे ना. तो ऐसा नहीं है. एवरीबडी डज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स operates in a way in our country. We cannot shy away from the fact that there is language differences, there are cultural differences, there are caste differences, there are religious differences, there are tribal people and all sorts of people, and that is how the country is known for unity in diversity. But if you constantly hurt at one specific minority like that, I think that is very unjust. This is what's happening in Bangladesh. And I totally stand with the minorities of Bangladesh also. और ये हर देश को समझना पड़ेगा. इस दुनिया के हर देश को समझना पड़ेगा that we have to protect the minorities of every country. If we don't do that, the country will not progress, whichever country it might be. अच्छा, लॉ स्टूडेंट होने के नाते भी, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने के नाते भी, मैं बुलडोज़र एक्शन के ऊपर भी आपका रिएक्शन चाहूँगी. हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि वो असंवैधानिक है, लेकिन लोगों के मन को आपने कितना पढ़ा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र एक्शन का मतलब एक न्याय का प्रतीक हो गया था. तुरंत न्याय लोगों को मिल रहा है और लोग उसकी सराहना भी करते मुझे दिखाई दिए. तो ये जो लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट भले कह रहा है कि वो असंवैधानिक है, लोग क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों वाहवाही कर रहे हैं? क्योंकि हमने समाज में, हमने नहीं, भाजपा ने समाज में इस कदर जहर घोल दिया है कि अब लोग एक दृष्टि से देखना पसंद करते हैं. तो और वो बहुत गलत है. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो नुकसान इन्होंने देश का किया है उसकी भरपाई करने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा. और ये जो बुलडोज़र एक्शन है ये गैर संवैधानिक है, ऐसा अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर जो सरकार चल रही है वो अपने अलग ही प्लैनेट में चल रही है. एक जंगल राज की स्थिति वहाँ पर बना रखी है. रोज़ाना शूट आउट हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स पुलिस करती है, प्रशासन एक्सीड करती है अपनी लिमिटेशंस को. अभी जो संभल में हुआ उस हिंसा को हमने सबने देखा. तो लगातार ऐसे वाक्य हमारे प्रदेश से निकलते हैं. और जो प्रचलन बुलडोज़र जस्टिस जो ये कहते हैं, वो प्रचलन भी भाजपा ने उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया है और ये बहुत गलत है. आप खुद ये बात सोचिए कि किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और आप उसे 1 मिनट में तोड़ के वो कर देते हैं. एंड दे जस्टिफाइड बाय सेइंग कि ये क्रिमिनल पे एक्शन ले रहे हैं, हम जस्टिस कर रहे हैं. क्या एक मकान में सिर्फ अगर मैं अपराधी हूँ, क्या मेरे मकान में मैं अकेली रहती हूँ? क्या मेरी माँ उस मकान में नहीं रहती? क्या मेरे बच्चे या जो भी व्यक्ति रह रहा है, उसके बीवी, बच्चे, बहन, क्या सब अपराधी हैं? क्या उन्हें अधिकार नहीं है एक छत के तले रहने का? आप तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा आप तोड़े और जा रहे हैं. तो ये बिल्कुल गलत है. एंड मैं इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करना चाहती हूँ जितनी भी हो सके. एंड आई एम ग्लैड दैट द सुप्रीम कोर्ट अगेन हैड टू इंटरवीन. पर यही चल रहा है इस देश में. हम संविधान के प्रावधानों को नज़रअंदाज इस हद तक कर देते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है. तो अगर हम इतने संविधान के मूल्यों को मानने वाले हैं, जैसा सरकार आज अपने कथन में कह रही थी सदन में, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरवीन एंड पुट यू इन योर प्लेस? व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर दैट एवरी डे? और उस बीच में ये जो प्रशासन है, द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ दिस कंट्री, उस बीच में जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तब तक वो इतना कहर मचा देते हैं, इस हद तक लोगों को परेशान कर देते हैं कि बहुत दुख होता है देखकर. लंदन रिटर्न इकरा से अब मेरा अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी की तरफ से जब 3 तलाक ख़त्म किया जाता है देश से, तो लंदन रिटर्न इकरा के दिल में और दिमाग में क्या चलता है? देखिए, स्पीकिंग इन वेरी टेक्निकल एंड लॉजिकल टर्म्स, I would say that it was a civil matter. It should have been a civil matter. It should have remained a civil matter. To criminalize and penalize somebody for a civil dispute, I don't think that is correct. I don't think that happens in any other law.
तो मुझे उस बात से दिक्कत है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ इस मंशा से किया गया कि एक समुदाय के मर्दों को जेल में भरा जाए, और इससे महिलाओं को जो फ़ायदा भाजपा कहती है मुझे नहीं लगता वो मिलता है। और मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें अब I have heard about cases amongst Hindus of abandonment, because the process to take a divorce is very difficult in the law. In the Hindu Marriage Act, it is very difficult. So we've heard a lot of instances, since I'm a law student, of women being abandoned because talaq nahi ho pa raha, to you abandon the woman and that's it. Now the same has started happening in the मुस्लिम मैरिज लॉ। तो क्योंकि ट्रिपल तलाक ला दिए हैं अब, इतना उसको क्रिमिनलाइज भी कर दिया है आपने, सो नाउ अबैंडनमेंट हैज स्टार्टेड हैपनिंग। देयर इज नो क्लैरिटी हु यू आर मैरिड टू, what your situation is, what your financial situation will be, and it was for the financial betterment of the women that it was portrayed that they're bringing it, but that has zero to do with it, and it is only so that there is another way to penalize men from a certain community. That is my opinion. अच्छा, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि अखिलेश यादव के कोर ग्रुप में हर जगह आप दिखाई देती हैं, तो क्या ये माने कि आने वाले वक्त में आपको और बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, आप और ऊंचे पद पे दिखाई देंगी, कुछ बड़ा करने वाली हैं इकरा? देखिए, बहुत कुछ जिम्मेदारी मुझे अभी मिल गई है और वो ही मैं पूरी कर दूं, मैं पहले तो उसी की कोशिश में रहूँगी। लेकिन हमारी पार्टी एक बहुत ही कोहेसिव पार्टी है। एवरी डे आवर लीडर इज़ द मोस्ट अप्रोचेबल लीडर यू विल एवर मीट इन एनी लीडर हु इज़ लीडिंग अ पार्टी। मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि हमारे नेता से ज़्यादा लगाव रखने वाले और जिन तक आसानी से पहुंचा जा सके, ऐसा नेता सदन में और कोई नहीं है। सो इट इज़ वेरी इजी टू गो अप टू हिम टू टॉक अबाउट एनीथिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू, एंड ही इज़ द नाइसेस्ट, काइंडेस्ट मैन, एंड विद utmost सपोर्ट इफ़ यू नीड इट, एवरीथिंग यू गेट देयर। तो मुझे उन्होंने 2 साल पहले मेरे टिकट का वादा कर दिया था। मैं नहीं समझती कि और कोई नेता ने किसी भी लोकसभा में इतने लंबे वादे किए होंगे, एंड ही लिव्ड अप टू इट, एंड देयर वाज अ गठबंधन इन प्लेस व्हिच देन ब्रोक ऑफ राइट बिफोर द इलेक्शन हैपेंड, एंड ही टोल्ड मी दैट यू विल कंटेस्ट दिस इलेक्शन वेदर ऑन माई सिंबल, ऑन एनी अदर सिंबल। हाँ, मेरे सिंबल पे हो, किसी और चुनाव आप लड़ेंगी। मुझे बहुत लोग उस टाइम गुमराह भी करते थे कि यार पता नहीं क्या होगा, बट ही हैज़ लिव्ड अप टू हिज वर्ड, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ, ऐसे वक्त पे हूँ जब उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को राह दिखाने का काम किया। वी आर द 3rd लार्जेस्ट पार्टी इन द पार्लियामेंट टुडे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। अगले 10 साल में खुद को आप कहाँ देखती हैं? देखिए, 5 साल के बाद का मुझे खुद नहीं पता है। तो फॉर द 5 years आई रिप्रेजेंट कैराना फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड आई वुड लाइक टू डू दैट विद utmost sincerity and with my giving my 100% to it. मैं 2-3 लीडर्स के नाम ले रही हूँ, आप मुझे फटाफट उनके बारे में जो भी आपको समझ में आता है आप मुझे वो बताइएगा। फिर मैं आपके फेवरेट एक्टर के बारे में भी एक सवाल पूछूंगी आपसे। मैं नाम लेती जाती हूँ लीडर्स का। अखिलेश यादव, मुझे लगता है वो हमारे देश की राजनीति में सबसे बड़े दिल वाले नेता हैं, और उनके साथ काम कर धरती से, धरातल से कैसे जुड़े रहना है ये सीखने को मिलता है। उनके सारे मुद्दे धरातल से जुड़े हैं और वो बहुत बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देयर इज़ नो लीडर लाइक हिम। अमित शाह जी, आई हैवंट हैड द fortune or the misfortune to meet him yet, but I have no opinions on him. And even if they are not very positive. So Priyanka Gandhi. Oh, Priyanka Gandhi I really admire because I'm a woman, so every time that I would जब भी मैं किसी महिला नेता को देखती थी हमारे, तो सबसे पहले उन्हीं का नाम ध्यान में आता था। इवन दो अभी उनका पहला चुनाव हुआ है, पर हर पर्सनालिटी इज़ सो बिग दैट शी वॉज वेरी रेलिवेंट
इवन व्हेन शी वाज नॉट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, लेकिन वो जिस तरीके से अपना संवाद करती हैं, जिस तरीके से उनका रहन सहन है और जिस तरीके से वो अपनी बातों को बहुत साफ गोई के साथ रखती हैं, तो उससे मैंने बहुत सीख ली है। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, I was this was my first term where I saw him very closely in the parliament, और उनसे हमें काफ़ी उम्मीदें थी पहले भी, एंड आई थिंक उन्होंने जिस तरीके से इतना ट्रोल होने के बाद अपनी जो इमेज को 360 डिग्री घुमाया है, आई थिंक वो बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि हम सबको ट्रोलिंग का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने अभी भी हार ना मानने के बाद जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़ वेरी कमेंडेबल। नरेंद्र मोदी जी ने आपके बर्थडे पे आपको एक लेटर लिखा था। आई थिंक दैट्स अ प्रोसेस, सभी को जाता है, सारे सांसदों को। आई थिंक खबर, लेकिन आपके बर्थडे पे लेटर आने पे था, क्या था लेटर में, क्या लिखा था? जी एक बर्थडे विश थी, बहुत नॉर्मल बर्थडे विश थी। आई थिंक वो उनके ऑफिस से रेगुलरली सबको जाती है, तो आई थिंक इट वाज दैट। एक इंटरव्यू में आपने बताया आपके फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है। किसके नहीं है, सभी के। तो कौन सी मूवी उनकी पसंद है? आई don't think it's just name one movie. I love all his movies, और मुझे वो बहुत पसंद है बचपन से, तो आई एम अ फैन still, I am and I'll always be. तो and especially not just movies, but the way that he talks in interviews, I think is very witty, and किसी के इंटरव्यू बहुत लंबे देखे नहीं जाते हैं, लेकिन उनके देखने में बहुत मज़ा आता है। और आपका सबसे पसंदीदा खाना, भोजन, व्यंजन वो क्या है? अच्छा, बदलता रहता है। हाँ। लेकिन राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है। हाँ। तो आई थिंक दैट, एंड मीठा मुझे पसंद है, पर केक वाला, चॉकलेट वाला मीठा, नॉट द जो हमें बहुत मिठाइयाँ रोज़ाना खाने को मिलती है, वो ज़्यादा मुझे शौक नहीं है। हाँ। बट माई बेस्ट फ्रेंड बेक्स, तो अभी वो हमें बेक कर करके खिलाती रहती हैं, तो दैट्स व्हाट आई लव। एवरी डे आई नीड टू हैव सम मीठा, चॉकलेट या केक, अगर खुशकिस्मत है हमारी तो। तो मीठा बहुत पसंद है एक, और आई लव राजमा चावल एंड एग्स, क्योंकि वो मुझे बनाने आते हैं। तो आई कैन सर्वाइव। मैं लंदन में अंडों के सहारे ही जी पाई, आई थिंक, सो दैट ऑल्सो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच इकरा जी, हमें टाइम देने के लिए। और जैसे मैंने शुरू में व्यूवर्स से कहा था कि मैंने तो बहुत कुछ ढूंढा इंटरनेट पे आपके बारे में, लेकिन ये चीज़ें तो मुझे कहीं नहीं मिली थी। तो आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के बारे में बाद इकरा की वो बातें लोग जान पाएंगे जो अभी तक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं आपको। इस 1 घंटे के इंटरव्यू में अपनी कई बातों से आपने मुझे कन्विंस किया, जो मैंने ऑन एयर भी बोला है, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स भी उन बातों से ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे। और इकरा ने जो बातें कही हैं वो अगर लागू हो जाएं तो मुझे लगता है हमारा देश और ख़ूबसूरत और अच्छा और बेहतर बन पाएगा। मोर पावर टू यू। आप 30 साल की हैं, जब तक आपकी राजनीति चले, ऐसी खुशनुमा अच्छी बातें, विचार, आइडियाज़ और देश को सुंदर बनाने का आप काम करती रहें। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आई हैड अ वंडरफुल टाइम।